हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मेनली 3 डोमेन होते हैं: जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को कंबाइन करके एक डोमेन ही कंसीडर करते हैं। आज हम इसी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के हार्ट कहे जाने वाले इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर के पर्पस, उसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और उसके मेन पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है, और वो भी फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए हुए। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर मेनली सिस्टम वोल्टेज को वैरी करने के काम करता है। मतलब ट्रांसफार्मर या तो वोल्टेज को स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। लेकिन फ्रेंड्स, पावर सिस्टम में वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? जनरेटर से वोल्टेज जनरेट करें और सीधे जहां यूज़ करना है उसी वोल्टेज पे उसे भेज दें। जैसा कि इस पिक्चर में ये जनरेटर है और ये जहां पर यूटिलाइजेशन पॉइंट है, इनको आप घर भी मान सकते हैं, ये यूटिलाइजेशन पॉइंट्स हैं। जितना वोल्टेज यहाँ चाहिए उतना वोल्टेज जनरेटर से जनरेट करके भेज दिया। जैसे जनरली हम लोग अगर बात करें घर की, तो घर में 230 वोल्ट की सप्लाई यूज़ होती है। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े जो घर हैं उसमें 415 वोल्ट की सप्लाई यूज़ होती है। तो अब अगर जनरेटर से इस घर में सप्लाई भेजनी है तो 415 वोल्ट 415 वोल्ट की सप्लाई हम लोग इस जनरेटर से बनाएं और इसे सीधे घरों में भेज दें। तो दिक्कत क्या होगी? तो दिक्कत ये होगी कि लॉसेस की दिक्कत होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर हम जानते हैं कि पावर जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज इनटू करंट के मल्टीप्लिकेशन के। तो अगर सेम पावर के लिए हमें ट्रांसमिट करना है, तो अगर हम वोल्टेज को कम करते हैं, वोल्टेज अगर हमारा कम करते हैं तो हमारा करंट इंक्रीज करता है। और हमें पता है कि हमारे जो लॉसेज होते हैं वो आई स्क्वायर आर होते हैं। मतलब वो आई करंट आई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतने ज़्यादा सिस्टम में लॉसेज होंगे। तो अगर सेम पावर में हमको ट्रांसमिट करना है तो वोल्टेज अगर कम करेंगे तो करंट ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा होगी तो लॉसेज भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए अब अगर हम सेकेंड सिनारियो में देखें तो इसमें जनरेटर से हमने वोल्टेज एक सर्टेन वोल्टेज पे जनरेट किया, फिर हमने उसे स्टेप अप कर दिया। स्टेप अप करके हम अपने नियरेस्ट ट्रांसमिशन सब स्टेशन को भेज रहे हैं। जनरली इंडिया में 11 केवी पे जनरेशन होता है। जो जनरेशन का वोल्टेज है वो 11 केवी होता है। फिर उसके बाद उसको स्टेप अप करते हैं या तो 132 पे या 220 केवी पे या 400 केवी पे, या अभी कुछ HVDC लाइंस भी हैं जो 800 और उससे ऊपर के केवी के वोल्टेज पे भी ट्रांसमिट करती हैं। अब इस तरह से हमने एक तो बल्क में पावर भी ट्रांसमिट कर ली, क्योंकि हमें पता है पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज इनटू करंट का मल्टीप्लिकेशन। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा पावर भी उसी रेशियो में ज़्यादा ट्रांसमिट कर पाएंगे हम। दूसरा, इसमें लॉसेस भी बहुत कम हो गए क्योंकि आई बहुत कम हो गया। आई कम होने से आई स्क्वायर लॉसेस कम हुए। अब इसमें देखिए लॉसेस काफ़ी कम हुए। अब इस ट्रांसमिशन स्टेशन से अलग अलग वोल्टेज लेवल पे, इंडस्ट्रीज़ हैं तो हायर वोल्टेज लेवल पे, डोमेस्टिक यूज़र्स हैं तो उनके लिए अलग वोल्टेज लेवल पे अलग अलग ट्रांसफार्मर लगा के हमने ट्रांसमिट कर दिया। इन सारे कामों में जो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस थी वो क्या थी? ट्रांसफार्मर्स थे। यहाँ पे उसने स्टेप अप किया, इस ट्रांसफार्मर ने स्टेप अप किया, और ये सब ट्रांसफार्मर्स अपने अपने यूटिलाइजेशन पॉइंट के हिसाब से वोल्टेज को डाउन करके डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि ट्रांसफार्मर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है। तो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल। इसमें क्या है, जब प्राइमरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, प्राइमरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो करता है तो ये एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। ये फ्लक्स प्रोड्यूस कर दिया इसने, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया, और ये इस वाइंडिंग से लिंक कर जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग से।
जिससे इस वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये ईएमएफ इंड्यूस होने से इस वाइंडिंग में भी करंट फ्लो करने लगता है। सीधा सीधा इसका सिंपल प्रिंसिपल है। अब यदि इसमें क्या है कि अगर प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग से ज़्यादा हैं तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, और अगर सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स ज़्यादा हैं प्राइमरी वाइंडिंग से तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। सेकेंडरी के टर्न्स अगर ज़्यादा हैं, सेकेंडरी ज़्यादा है प्राइमरी से, तो क्या होगा, स्टेप अप, वोल्टेज को बढ़ाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। और इसका अगर उल्टा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अब आइए ट्रांसफार्मर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये कंजर्वेटर टैंक हो गया, ये एमओजी हो गया, ये एक्सप्लोजन वेंट हो गया, यहाँ बुकोल्स रिले हो गई, ये रेडिएटर हो गया, ये मेन टैंक हो गया, ये ओटीआई और डब्ल्यूटीआई हो गए। तो इस तरह के जितने भी पार्ट्स हैं इनके बारे में एक एक करके हम लोग बात करते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स नहीं भी दिख रहे हैं, जैसे ओएलटीसी नहीं दिख रहा है और एक दो पार्ट्स और नहीं दिख रहे हैं, बट उनकी भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटर टैंक और सिलिका जेल ब्रीदर की। तो कंजर्वेटर टैंक मेन टैंक के ऊपर होता है और ये ट्रांसफार्मर ऑयल को टेम्परेचर वेरिएशन के अकॉर्डिंग एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए स्पेस देता है। ये ऑयल का रिजर्वायर भी होता है। इसके सर्टेन पोर्शन में ऑयल भरा होता है, यहाँ तक मान लीजिए जैसे ऑयल है, और इसके ऊपर यहाँ पर एयर होती है। सिलिका जेल ब्रीदर जो है इसी कंजर्वेटर टैंक से कनेक्टेड होता है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल लोडिंग या हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कारण गर्म होता है तो मेन टैंक का ऑयल जो होता है वो कंजर्वेटर में आ जाता है। मेन टैंक इसके नीचे है, नीचे यहाँ पे मेन टैंक होता है, उससे ऑयल कंजर्वेटर में आ जाता है जब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होता है। तो उस समय कंजर्वेटर टैंक में मौजूद एयर जो है वो सिलिका जेल ब्रीदर के थ्रू ब्रीद आउट हो जाती है। इसे ब्रीद आउट का प्रोसेस भी करते हैं, क्योंकि जो एयर है जब इसमें ऑयल आ जाएगा तो एयर को बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलती है सिलिका जेल ब्रीदर के थ्रू होते हुए, तो इसे ब्रीद आउट प्रोसेस भी कहते हैं। इसके उलट जब लोडिंग कम हो या एटमॉस्फेयर ठंडा हो तो उस समय कंजर्वेटर से जो ऑयल है वो मेन टैंक की तरफ ट्रैवल करता है। तब उसमें क्या होगा कि कंजर्वेटर से ऑयल मेन टैंक की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑयल का लेवल घटने लगेगा तो कंजर्वेटर से जाएगा। तो उस केस में एयर जो है वो सिलिका जेल ब्रीदर के थ्रू अंदर सक करेगा ट्रांसफार्मर, इस तरह से अंदर की तरफ लेगा। इसे ब्रीद इन प्रोसेस भी कहते हैं। दोस्तों सिलिका जेल ब्रीदर में सिलिका जेल का काम एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करना है। ये इसके अंदर जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये सिलिका जेल है। इसका काम मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करना है ताकि ट्रांसफार्मर ऑयल में मॉइस्चर ना आए। सिलिका जेल ब्रीदर में नीचे एक ऑयल कप भी होता है, ये ऑयल कप होता है। इसका काम डस्ट को एब्जॉर्ब करने का होता है। सिलिका जेल का कलर ब्लू होता है और जैसे जैसे मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता जाता है इसका कलर पिंकिश होने लगता है, और उस समय इस सिलिका जेल ब्रीदर के सिलिका जेल को हमें रिप्लेस करना पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं एमओजी और प्रिज्मेटिक ग्लास की। ये दोनों ही कंजर्वेटर टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल शो करते हैं कि कितना लेवल है ऑयल का। कंजर्वेटर टैंक में ऑयल का लेवल हमेशा फिल लेवल के ऊपर मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे ये जो नॉब है ये फिल लेवल पे है। फिल लेवल से ऊपर ही ट्रांसफार्मर ऑयल में हम कंजर्वेटर टैंक में हमको ट्रांसफार्मर ऑयल मेंटेन करना होता है। एमओजी क्या करता है, एमओजी का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक ऑयल गेज। इसमें एक फ्लोट होता है, देखिए ये फ्लोट है, ये फ्लोट जो है वो ट्रांसफार्मर ऑयल में डूबा रहता है। तो उसके लेवल के हिसाब से ये इस तरह से मोशन करता है, लीनियर मोशन करता है, और ये गियर्ड अरेंजमेंट इस लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे एक मैग्नेट का एक अरेंजमेंट लगा होता है जिसकी वजह से ये सर्कुलर मूवमेंट हमें फ्रंट में पॉइंटर के फॉर्म में, ये जो पॉइंटर मूव कर रहा है ऐसे इस फॉर्म में दिखता है। इसके जस्ट पीछे ये अरेंजमेंट होता है, इस पोर्शन के जस्ट पीछे ये अरेंजमेंट होता है। ये जब सर्कुलर मूव करता है इसका मैग्नेट के थ्रू यहाँ पर भी मूवमेंट होता है, और ये निडल यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मूव करती है।
इसमें इसमें एमओजी के केस में एक कांटेक्ट भी होता है जब मिनिमम लेवल से नीचे ऑयल चला जाता है। यहाँ पे मिनिमम लेवल है, ये फिल लेवल है, ये मिनिमम लेवल है। जब मिनिमम लेवल से भी नीचे ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल चला जाता है तो एक कांटेक्ट भी है जिससे अलार्म जनरेट होता है। इस अलार्म को हम वायरिंग और केबलिंग करके इसको मेन पैनल पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। और जो ये प्रिज्मेटिक ग्लास होता है ये कंजर्वेटर टैंक के बैक साइड में लगा होता है। फ्रंट साइड में मान लीजिए एमओजी लगा है तो बैक साइड में प्रिज्मेटिक ग्लास लगा होता है। कई बार क्या होता है कि एमओजी की सुई स्टकअप हो जाती है, तो ये तो शो करता रहता है कि फिल लेवल पे है, बट एक्चुअल में हम जब पीछे प्रिज्मेटिक ग्लास में जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल लेवल ऑफ ऑयल क्या है। तो प्रिज्मेटिक ग्लास हमारा एक बैकअप है ऑयल लेवल को बताने के लिए। आइए अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बुकोल्स रिले के बारे में। तो बुकोल्स रिले एक गैस ऑपरेटेड रिले है। ये ट्रांसफार्मर में इंसिपिएंट फॉल्ट होने पर अलार्म और ट्रिपिंग देता है। बुकोल्स रिले कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में लगभग 4 से 7 डिग्री के एंगल पे लगा रहता है। 4 to 7 डिग्री के एंगल्स पे लगा रहता है। कंजर्वेटर ऊपर होता है, मेन टैंक नीचे होता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर लगा होता है 4 to 7 डिग्री के एंगल पे, थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। इसमें 2 फ्लोट होते हैं। अपर फ्लोट अलार्म के लिए और बॉटम फ्लोट ट्रिपिंग के लिए यूज़ होता है। ये अपर फ्लोट है, ये बॉटम फ्लोट है। ये अलार्म के लिए है और ये ट्रिपिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट होती है तो गैस फॉर्म होती है और बुकोल्स के एंगल की वजह से उसमें ट्रैप होने लगती है। जब इसमें एयर के बबल्स फॉर्म होंगे तो एयर जाके यहाँ पे ट्रैप होने लगेगी, यहाँ पे एयर आने लगेगी, यहाँ सब एयर भरने लगेगी। तो क्या होगा, ये फ्लोट में भी ऑयल भरा होता है और ये टोटल पूरा बुकोल्स ऑयल से भरा होता है। चूँकि कंजर्वेटर में भी ऑयल होता है, यहाँ पे ऊपर कंजर्वेटर है उसमें भी ऑयल है, और यहाँ मेन टैंक है उसमें भी ऑयल है। तो ये पूरा बुकोल्स ऑयल से भरा होता है। जब फॉल्ट होती है तो एयर ट्रैप होने लगती है इसमें, और ट्रैप होने लगती है तो ये ऑयल को डिस्प्लेस कर देती है। बट फ्लोट के अंदर का ऑयल उसी में रहता है, तो ये सेल्फ वेट के थ्रू नीचे आ जाती है। ये वाली फ्लोट बकेट टाइप की फ्लोट होती है, ये अपने सेल्फ वेट के थ्रू नीचे आ जाती है। और इसमें मरकरी स्विच लगे होते हैं, कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं बैक एंड पे, जो कि अलार्म दे देते हैं। इसी तरह से जब फॉल्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो एयर ज़्यादा ट्रैप होगी, और ज़्यादा ट्रैप होगी तो ये वाला फ्लोट भी डाउन आ जाएगा और ट्रिपिंग दे देगा। अब अगर फॉल्ट बहुत ज़्यादा सीवियर है तो क्या होगा कि एक ऑयल का सर्ज क्रिएट होगा, बहुत तेज़ी से ऑयल आता है, सर्ज करता है। तो उस केस में क्या होता है, सीधे ये हिट करता है ये बॉटम फ्लोट को और डायरेक्ट ट्रिपिंग हो जाती है उस केस में। कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे, कंजर्वेटर में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर ऑयल को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभी फिल लेवल से भी नीचे चला गया और एमओजी की अगर मैंने जैसे पहले बताया था कि पॉइंटर स्टकअप कर गया तो एमओजी भी अलार्म देगा नहीं। और अगर फिल लेवल से भी नीचे चला गया और धीरे धीरे और नीचे चला गया और उस टाइम में टेम्परेचर भी डाउन हो गया एटमॉस्फेयर का, ठंड का टाइम था तो उसमें टेम्परेचर भी डाउन हो गया अगर एटमॉस्फेयर का, तो उस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि बुकोल्स रिले के लेवल से भी नीचे ऑयल चला जाता है, तो उस केस में भी बुकोल्स ट्रिप हो जाता है। ये भी बहुत डेंजरस सिचुएशन है। हमें इसे अवॉइड करने के लिए हमेशा ट्रांसफार्मर ऑयल के लेवल को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं एक्सप्लोजन वेंट की या पीआरवी की। दोस्तों, जब कभी ट्रांसफार्मर में कोई सीवियर या किसी और वजह से एक्सेसिव प्रेशर डेवलप हो जाता है, सीवियर फॉल्ट से या किसी और वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो गया ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में, तो उसे इमीडिएटली कम करने के लिए एक्सप्लोजन वेंट बर्स्ट होकर ओपन हो जाता है और ट्रांसफार्मर को फर्दर डैमेज होने से बचा लेता है। एक्सप्लोजन वेंट में यहाँ एक डायफ्राम होता है जो एक सर्टेन प्रेशर के लिए डिज़ाइन होता है। अब उस प्रेशर से अधिक प्रेशर अगर डेवलप हुआ तो ये रप्चर हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे घरों में जो कुकर यूज़ होता है, हमारा खाना बनाने के लिए जो कुकर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें एक सेफ्टी वाल्व भी होता है। वो सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। एक्सेस प्रेशर डेवलप हुआ तो ये एक्सप्लोड करके ऑयल को बस्ट होके ये ऑयल को पास कर देता है और हमारा फर्दर डैमेज होने से बचा लेता है। कुछ कुछ ट्रांसफार्मर में एक्सप्लोजन वेंट की जगह पीआरवी होती है, जिसे बोलते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये भी एक्सप्लोजन वेंट की तरह है और ट्रांसफार्मर में एक्सीडेंटली प्रेशर जब डेवलप होता है उसको रिलीव करने के लिए यूज़ होता है।
एक्सप्लोजन वेंट प्रेशर कुकर की सीटी की तरह है। जब प्रेशर बढ़ा ये पॉपअप होता है, पॉपअप होके वापस अपनी जगह बैठ जाता है। और इसे ये मल्टीपल टाइम यूज़ हो सकता है। लेकिन एक्सप्लोजन वेंट क्या है, वो वन टाइम यूज़ ही हो सकता है। एक बार प्रेशर आया, उसने अपना डिज़ाइन प्रेशर से ऊपर निकला, वो बर्स्ट हुआ, अब आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। आइए अब समझते हैं ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के बारे में। ये है ट्रांसफार्मर का मेन टैंक। तो ट्रांसफार्मर मेन टैंक जो है वो ट्रांसफार्मर कोर, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को अपने अंदर हाउस्ड करता है। ये ट्रांसफार्मर ऑयल से पूरा फिल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल पूरा भरा रहता है इसमें। वाइंडिंग और एक्सटर्नल कनेक्शन इसी मेन टैंक के थ्रू एक टर्मिनल बॉक्स में जाते हैं। टैप चेंजर। दोस्तों ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर आउटपुट वोल्टेज को वेरी करने के काम आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जनरली ऑफ लोड टैप चेंजर यूज होता है, जिसे सप्लाई ऑफ करने के बाद ही ऑपरेट कर सकते हैं। टैप चेंजर एचवी वाइंडिंग में लगा होता है और जनरली इसमें 5 टैप्स होते हैं। इन टैप पोजीशन को वेरी करके हम डिजायर्ड आउटपुट लेवल अचीव करते हैं। ये देखिए ये टैप चेंजर है, ये पोजीशन 3 पे है, इसकी पोजीशन है। डिजायर आउटपुट लेवल हम लोग अचीव करते हैं। कैसे अचीव करते हैं, इसके टैप को चेंज करते हैं। जैसे अगर टैप 1 पे हमारा बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है सिस्टम में, पीछे बैकएंड से, ग्रिड से या कहीं से भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, एक्सेस वोल्टेज आ रहा है, और हमें यूज़र को 433 वोल्ट ही देना है। सपोज 433 वोल्ट हमें देना है। अब ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो हम उसको टैप पोजीशन 1 पे रखेंगे, ताकि एक्सेस वोल्टेज आने पे भी हम उसको 433 दे पाएँ। लेकिन जनरली ग्रिड में वोल्टेज कम आता है, तो जब कम आता है तो हमें टैप पोजीशन बढ़ानी होगी। 5वें टैप पे देखिए, अगर वोल्टेज कम भी आ रहा है, 3135 के आसपास भी आ रहा है, तब भी हम 433 दे सकते हैं। तो जब इनपुट वोल्टेज ज़्यादा हो तो टैप पोजीशन 1 पे रखो और डिज़ायर आउटपुट वोल्टेज अचीव कर लो। और जब आपका वोल्टेज इनपुट साइड पे कम आ रहा हो और आपको आउटपुट पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉपर देना हो, क्योंकि कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर चाहता है कि हमको प्रॉपर वोल्टेज मिले, हमारा वोल्टेज वेरी ना हो। आपके इनपुट में अगर वोल्टेज वेरी भी हो रहा हो, आपके एचवी साइड में 3.3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेरे को 415 चाहिए या 433 जो भी है वो चाहिए, तो उसके लिए हमें टैप चेंज करने पड़ते हैं। पावर ट्रांसफार्मर में ऑन लोड टैप चेंजर होता है, जो सप्लाई के चालू होने पर भी अपनी टैप पोजीशन वेरी कर लेता है। इसमें सर्किट टैप चेंजिंग के समय भी ओपन नहीं होता। इसमें जनरली टैप्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 17, 33 इस तरह से इसके टैप्स होते हैं। आइए अब बात करते हैं रेडिएटर्स की। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये हीट को रेडिएट करके ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करते हैं। रेडिएटर में गर्म ट्रांसफार्मर ऑयल मेन टैंक से ये ऊपर वाले बटरफ्लाई वॉल्व से आता है ऑयल, और अलग अलग फिन्स में चला जाता है। अब फिन्स का ये सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। देखिए ये फिन्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ईजिली ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होके वापस यहाँ से बटरफ्लाई वॉल्व से अंदर मेन टैंक में चला जाता है। ये उसी तरीके से है जैसे कि आप लोग गर्म दूध को ठंडा करने के लिए कटोरी में कर लेते हैं। कटोरी में उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से हीट प्रॉपरली डिसिपेट होती है और दूध जल्दी ठंडा होता है। उसी तरह से ये रेडिएटर्स भी है। इसकी फिन्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत नंबर्स ऑफ फिन्स होती हैं। तो जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल इन फिन्स में जाता है तो सरफेस एरिया की वजह से नॉर्मल नेचुरली एयर के थ्रू ये कूल हो जाता है। कई बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स में इस फिन्स पे एक फ़ैन भी माउंटेड होता है ताकि और बेटर कूलिंग हो जाए। अब बात करते हैं ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर की। ये ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को, ट्रांसफार्मर ऑयल के टेम्परेचर को शो करता है। इसमें अलार्म और ट्रिपिंग के कॉन्टेक्ट्स का भी प्रोविज़न होता है। इसमें जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है उसके ऊपर एक हॉलो पॉट होता है, उसके अंदर एक पॉकेट होती है। उस पॉकेट के अंदर सेंसर हम लोग डाल के रखते हैं। उस सेंसर के पॉकेट में पूरा उसे ट्रांसफार्मर ऑयल से फिल कर देते हैं। अब इसे बंद कर दिया जाता है। अब इसमें क्या है कि मेन टैंक के ऑयल से इसका कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है। इसके अंदर का ऑयल सेपरेट है और ट्रांसफार्मर के अंदर का ऑयल सेपरेट है। क्या होगा कि जब ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होगा तो टॉप पोर्शन का ऑयल सबसे ज़्यादा गर्म होगा, उससे ये पॉकेट गर्म होगा, उस पॉकेट के गर्म होने से इसके अंदर का ऑयल गर्म होगा, उससे ये सेंसर गर्म होगा। अब ये सेंसर में क्या होता है कि
एक कैपिलरी ट्यूब के थ्रू ये एक डायाफ्राम से कनेक्टेड होता है, तो के थ्रू बेलो से कनेक्टेड होता है। जब सेंसर बल्ब के सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो बेलो है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये OTI का डायल मूव करता है और करस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर शो करता है। इसी डायल पे मरकरी स्विच भी लगे होते हैं, ये मरकरी स्विच हैं, मरकरी स्विच लगे होते हैं जो अपने सेट वैल्यू से ऊपर टेम्परेचर जाने पे अलार्म और ट्रिपिंग जनरेट करते हैं। जनरली ऑयल टेम्परेचर का अलार्म 85 डिग्री पे और ट्रिपिंग 95 डिग्री पे होती है। 85 डिग्री पे अलार्म और 95 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ट्रिपिंग लेते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल की टेम्परेचर की। तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल का जो टेम्परेचर मेजरमेंट है ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, इनडायरेक्टली पहले ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होगा, क्योंकि टॉप पोर्शन पे लगा होता है तो टॉप का ऑयल सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। उसी पोजीशन पे हम लोग ये पॉकेट बनाते हैं, पॉकेट रहता है ट्रांसफार्मर में, और उस पॉकेट के अंदर का ऑयल गर्म होगा, उससे ये सेंसर गर्म होगा, फिर ये कैपिलरी ट्यूब के थ्रू बेलो से कनेक्टेड होता है, फिर वो बेलो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो एक्सपैंड होगा, उसी हिसाब से ये डायल मूव करेगा। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है ऑयल टेम्परेचर का। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं WTI की, वाइंडिंग टेम्परेचर डिटेक्टर या इंडिकेटर। इसमें क्या है, सिंपली ये भी OTI की तरह है, उसी पोर्शन पे ऑयल के टेम्परेचर की तरह है, बट इसके ऑयल के टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करने के लिए एक हीटिंग एलिमेंट भी लगा रहता है, जो वाइंडिंग के करस्पॉन्डिंग, जो वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग करंट फ्लो कराकर हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है। तो जिससे OTI जो टेम्परेचर शो करता है वो टेम्परेचर हीटिंग एलिमेंट द्वारा हॉटेस्ट ऑयल को फर्दर हीट करके जो मिलने वाला टेम्परेचर है वो शो करता है। हीटिंग एलिमेंट, ये देखिए हीटिंग एलिमेंट, ये हीटर की कॉइल्स लगी हैं, ये कॉइल वाइंडिंग के मेटल की ही होती हैं, जिस मटेरियल से वाइंडिंग बनी होती है उसी मटेरियल की ये हीटिंग एलिमेंट होती है, और इसको जो करंट मिलता है वो एक सीटी के थ्रू मिलता है जो कि वाइंडिंग के ऊपर माउंट होती है। तो मतलब ये एक तरह का सिमुलेशन है कि वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग करंट इस हीटिंग कॉइल में फ्लो कर रहा है, प्लस जो ऑयल का टेम्परेचर, जो ऑयल गर्म है उसकी वजह से ये पॉट ऑलरेडी गर्म है, फर्दर गर्म हो गया इस हीटिंग एलिमेंट की वजह से, तो ये वाइंडिंग के टेम्परेचर को इनडायरेक्टली शो करता है। बाकी सारी कैपिलरी ट्यूबिंग प्रोब सब कुछ सेम है, एज पर OTI बेलो होगा, उसी के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करेगा और ये डायल मूव करेगा। इसमें भी मरकरी स्विचेस होते हैं और अलार्म और ट्रिपिंग के कॉन्टैक्ट्स लिए जाते हैं। इसमें जनरली जो अलार्म होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे और ट्रिपिंग जो है 110 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अब आप आइए बात करते हैं अगले पार्ट की, ट्रांसफार्मर कोर और वाइंडिंग की। तो ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ये इसकी वाइंडिंग्स निकल रही हैं, जा रही हैं। ये टैप चेंजर का पोर्शन दिखाया गया है, ये वाइंडिंग की टैपिंग्स हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्लोज पाथ प्रोवाइड करता है। ये हाई परमिबिलिटी के मटेरियल से डिज़ाइन किया जाता है। जनरली ट्रांसफार्मर कोर CRGO, जो हमारा CRGO के सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन से बनता है। ये लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करता है। कोर के बेसिस पे ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, कोर टाइप और सेल टाइप। अब अगर वाइंडिंग की बात करें तो ट्रांसफार्मर जनरली दो वाइंडिंग होती हैं, फर्स्ट HV और सेकंड LV। ट्रांसफार्मर के कोर पे पहले LV वाइंडिंग माउंट होती है और उसके ऊपर HV वाइंडिंग माउंट होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका प्लीज़ आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वाइंडिंग जनरली कॉपर की होती है और उसके ऊपर पेपर इंसुलेशन होता है, और वाइंडिंग और कोर दोनों ही ट्रांसफार्मर ऑयल में डूबे रहते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम पार्ट्स को, उसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स को कवर करने की कोशिश की है। बड़े पावर ट्रांसफार्मर में कुछ एडिशनल पार्ट्स भी होते हैं, बट हमने यहाँ स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को ही कवर किया है। दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर के ऊपर कई सारे वीडियोस लेकर आएंगे, जिसमें इसकी नेम प्लेट डिटेल, टेस्टिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोटेक्शन, ट्रांसफार्मर ऑयल की प्रॉपर्टीज़, ये सभी कवर होंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इलेक्ट्रिकल ज्ञान फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड टेक केयर।